नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। पहले शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके डिटेल में पूरी कहानी समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात होगी सैलरी और पेंशन पर आरटीआई वाले खुलासे की। आखिर ये क्या खुलासा हुआ है, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे राहुल के चैलेंज पर। अमित शाह का क्या जवाब सामने आया जब राहुल गांधी ने चैलेंज किया, इसे भी हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। और फिर बात करेंगे पंचायती चुनाव की। बिहार में ईवीएम से क्यों होंगे पंचायत के चुनाव, इस पर भी आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। और उसके बाद धर्मांतरण के खेल की बात करेंगे। बच्चों के साथ कौन खेल रहा है धर्मांतरण का खेल, आगे हम लोग डिटेल में इससे में बात करेंगे इस पर। देखिए, आरटीआई की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि कई नेता और मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन दोनों लेते हैं। इसमें भोला यादव, उपेंद्र कुशवाहा, बिजेंद्र यादव, नीतीश मिश्रा सहित कई नेताओं के नाम हैं। वैसे कई नेताओं ने इस खुलासे का खंडन किया है और आरोप को गलत बताया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं इसको अनावश्यक और गैर जरूरी मानता हूं। जब नहीं रहे तो पेंशन हमने ली है। कोई पेंशन और सैलरी साथ साथ ले सकता है क्या? ये वो सवाल है जिसने आज की तारीख में बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है। सवाल तब उठा जब एक आरटीआई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि बिहार के कई नेताओं को वेतन और पेंशन दोनों साथ साथ मिल रहा है। सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष के नेता, कोई इससे अछूता नहीं। इस खुलासे ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। पहले आप कुछ बड़े नेताओं के नाम जान लीजिए जो इस लिस्ट में हैं। इसमें सतीश चंद्र दुबे, विजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह, नीतीश मिश्रा और आरजेडी नेता भोला यादव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आरटीआई का जो खुलासा है, मैं चाहता हूं उसके बाद सभी माननीय सदस्य, चाहे किसी भी दल के हों, वो अपना स्पष्टीकरण दें मुझे। कुछ नेताओं ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन भी किया। आरएलएम अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर सफाई दी कि जब वो सांसद या विधायक नहीं थे, सिर्फ उसी दौरान पेंशन ली थी। सदन का सदस्य रहते सिर्फ वेतन लिया, पेंशन बंद करा दी थी। 100% से ज्यादा यह बात गलत है, बेबुनियादी बात है। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी विभाग को पत्र लिखकर बताया कि जब वो किसी पद पर नहीं थे तभी 22 सितंबर 2015 से 8 नवंबर 2015 तक पेंशन लिया। उसके बाद से पेंशन बंद है। कुछ ऐसी ही बात केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भी कही। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी सदन का मेंबर नहीं था तब पेंशन लिया था, जब सदन का मेंबर फिर से बन गया तो पेंशन नहीं लिया। बात यही है कि जब हम किसी सदन का मेंबर नहीं थे तो टेन्योर में हमने पेंशन लिया है, जैसे हम बने फिर बंद कर दिया। आरटीआई से हुए खुलासे पर कोई नसीहत दे रहा है तो कोई सफाई देने वाले नेताओं की तारीफ कर रहा है। वैसे आप जान लीजिए कि नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति मंत्री, सांसद या विधायक बन जाता है तो उसे सिर्फ वेतन मिलता है, पेंशन नहीं। और एक ही चीज का लाभ वो ले सकते हैं, दोनों साथ साथ नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रिपोर्ट आपने देख ली है। अब आइए आरटीआई से सैलरी और पेंशन वाले खुलासे की खबर को समझते हैं। देखिए, कई विधायक और मंत्री सैलरी के साथ साथ पेंशन भी ले रहे हैं और ऐसे में 8 नेताओं के नाम आरटीआई सूची में शामिल है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री का भी नाम इसमें आया है और इस लिस्ट में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नेताओं के नाम हैं। तो ऐसे में अब यह समझना जरूरी है कि विधायक और मंत्री या सांसदों की सैलरी और पेंशन पर नियम क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं। देखिए, सांसद, विधायक, मंत्री बनने पर आपको वेतन मिलता है। सांसद, विधायक, मंत्री रहने पर आप पेंशन नहीं ले सकते हैं। एक बार में आप एक ही चीज का लाभ ले सकते हैं, दोनों साथ साथ आप लाभ नहीं ले सकते हैं कि आप ही एक ही वक्त में आप पेंशन भी ले रहे हैं और एक ही वक्त में आप वेतन भी उठा रहे हैं। ये गलत है। अब इस खुलासे पर तमाम नेताओं की सफाई भी सामने आई है। जिन पर आरोप लगे उन नेताओं ने क्या कहा है, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जब सांसद या विधायक नहीं थे, सिर्फ उसी दौरान पेंशन ली। सदन का सदस्य रहते सिर्फ वेतन लिया, पेंशन बंद करा दी थी। अब देखिए नीतीश मिश्रा क्या कह रहे हैं।
इन्होंने ये कहा कि 22 सितंबर 2015 से 8 नवंबर 2015 तक पेंशन लिया। 25 सितंबर 2015 से लेकर 8 नवंबर 2015 तक पद पर नहीं थे। उस दौर के बाद से पेंशन बंद है। अब उसके बाद सतीश चंद्र दुबे का क्या कहना है, ये भी देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब मैं किसी सदन का मेंबर नहीं था उस वक्त पेंशन लिया, जब सदन का मेंबर फिर से बन गया तो पेंशन नहीं लिया। यानी कि आरोपों को ये लोग सिरे से नकार रहे हैं। इनका कहना है कि वो गलत बताया जा रहा है। चलिए बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां आज चुनाव सुधार पर हुई चर्चा ने माहौल गर्मा दिया। लोकसभा में विपक्ष ने कई सवाल उठाए जिनका गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया, लेकिन बहस के बीच हंगामा भी हुआ और यह मामला इतना बढ़ा कि विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। आखिर क्या क्या हुआ सदन के भीतर, इस रिपोर्ट में देखिए। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन लोकसभा में एसआईआर पर बहस हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। राहुल गांधी ने अमित शाह को फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट की चुनौती दी, जिस पर अमित शाह ने कहा कि आपकी मुंसिफगिरी से सदन नहीं चलेगा, मेरे भाषण का क्रम कोई और तय नहीं करेगा। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के एक एक आरोपों का जवाब दिया। अमित शाह ने बताया कि कैसे बिहार चुनाव के कुछ मतदाताओं के मतदान पहचान पत्र में गलती को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन जिसके उदाहरण दिए खुद उन लोगों ने इनकी पोल खोल दी। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया। चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, यही काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि ये गलत है कि देश के अंदर चुनाव ना जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करें। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची से नहीं बल्कि अपने नेतृत्व की वजह से हारी है। बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन जब चर्चा शुरू हुई और अमित शाह ने एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, एसआईआर पर संसद में आर पार जैसी स्थिति रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव सुधार पर विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का विस्तार से जवाब दिया। अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस भी हो गई। और देखिए, लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजीआई को क्यों हटाया गया। इस पर अमित शाह ने राहुल गांधी की झूठ को एक्सपोज करते हुए ये पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस सरकार के दौरान
कब और किस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष वाली कमेटी के द्वारा किया गया है? 2005 में सोनिया गांधी ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त क्यों नियुक्त किया था? सोनिया गांधी के पास क्या अधिकार थे? यह अमित शाह ने पूछ दिया। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी कर चुनाव जीत रही है बीजेपी। इस पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास की वो फाइलें खोल दी जिनसे कांग्रेस असहज हो गई। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने को देश की पहली वोट चोरी बताने से लेकर सोनिया गांधी की नागरिकता और इंदिरा गांधी की इम्यूनिटी तक शाह ने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने कहा, नेहरू का पीएम होना पहली वोट चोरी थी। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय होना था। उस समय 28 वोट सरदार पटेल जी को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। शाह का इशारा आजादी के बाद कांग्रेस कार्य समिति की उस बैठक की ओर था जिसमें कथित तौर पर सरदार पटेल को बहुमत मिलने के बावजूद पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब देखिए, राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया था कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए? तो अमित शाह ने जवाब में कहा कि जनप्रतिनिधि कानून 1991 में यह साफ लिखा है कि चुनाव नतीजों को 45 दिन के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि तब सीसीटीवी फुटेज नहीं होते थे। बाद में आयोग ने सर्कुलर जारी करके इसमें सीसीटीवी फुटेज भी जोड़ दिया। जब 45 दिन में कोई आपत्ति नहीं आई तो चुनाव आयोग इसे बाद के लिए क्यों सुरक्षित रखे? सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। अब देखिए, राहुल गांधी ने यह भी सवाल पूछा कि दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया और बताया कि ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से ज्यादा उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है। 2023 के कानून में भी प्रावधान पहले वाला ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता है। अब देखिए, विपक्ष के सवाल, चुनाव आयोग को एसआईआर का अधिकार नहीं है। अमित शाह ने जवाब दिया और जवाब के तौर पर यह कहा कि अधिकार चुनाव आयोग के अनुच्छेद 327 में है। अनुच्छेद 326 में मतदाता की पात्रता तय की गई है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को विशेष अधिकार है और चुनाव के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अब देखिए, इन बहस के बाद सवाल ये उठता है कि क्या देश में पहली बार एसआईआर हो रहा है? तो जवाब में आपको बता दें कि नहीं, कई बार एसआईआर हो चुका है। और अब तक कितने बार एसआईआर हुए हैं? तो इसके जवाब में आपको बता दें कि 10 बार अब तक एसआईआर हुए हैं। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि देश में पहली बार एसआईआर 1957 में हुआ और हाल फिलहाल की बात करें तो साल 2000 के बाद 3 बार एसआईआर हो चुका है। देखिए, 2000 के बाद आपको बताते चलें कि 3 एसआईआर में 1 बार मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2 बार एनडीए की सरकार। अब देखिए, सिर्फ कांग्रेस की सरकारों की अगर बात कर लें तो साल 1957 में, साल 1962 में और साल 1984 में, साल 2003 में एसआईआर हुए। इन सालों में एसआईआर हुए हैं, आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। और चुनाव सुधार पर जो सदन में चर्चा हुई उसको लेकर पूरे देश में इस वक्त गहमागहमी है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक और चुनाव सुधार, एसआईआर और ईवीएम पर बहस चल रही है। इसी समय बिहार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे और इसकी जानकारी खुद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है। मंगलवार से देश की संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा चल रही है। अब एसआईआर पर ही सवाल उठा दिए। पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का दौर तेज है। ईवीएम से लेकर एसआईआर तक बातचीत हो रही है। इसी बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह साफ कर दिया कि इस बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से होंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इससे नतीजे जल्द आएंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है। इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इससे जैसे 6 पदों पे चुनाव होता है तो एक कंट्रोल यूनिट होगा, उसके साथ ही सारे 6 बैलेट यूनिट कनेक्टेड रहेंगे, तो काफ़ी सहूलियत भी होगी, समय भी कम लगेगा और गिनती में कुछ गड़बड़ी की जो आशंका रहती है लोगों को वैसे भी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि बिहार में सितंबर अक्टूबर के महीने में पंचायत चुनाव होने की संभावना है और बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। ईवीएम से पंचायत चुनाव के बाद से पंचायत प्रतिनिधि भी काफी उत्साहित हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव कराया जाएगा और आपको बताते चलें, वोटिंग के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। और आइए अब समझते हैं पोस्ट ईवीएम को। इसमें कंट्रोल यूनिट एक, लेकिन 6 अलग अलग बैलेट यूनिट होंगे, यानी कि 6 पदों के लिए वोटिंग हो सकती है। अब आपको बताते चलें कि ईवीएम से पंचायत चुनाव आखिर क्यों हो रहा है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया जो है वो इससे सरल हो जाएगी, मतदान प्रक्रिया आधुनिक होगी और एक ही बार में कई पदों के लिए वोट करना इससे आसान हो जाएगा। चुनाव के रिजल्ट जल्दी आएंगे और इसके साथ साथ चुनाव में पारदर्शिता भी रहेगी। इसी वजह से अब पंचायत चुनाव भी ईवीएम से कराए जाने की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और अब बात उस खबर की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि चेतावनी है। बिहार में माफिया के दिन अब ढलने वाले हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने माफिया को खुली चेतावनी दी। सुशासन कायम रखने में जुटी सरकार की ओर से माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। बिहार में माफिया की अब खैर नहीं। कुछ इसी आदर्श वाक्य के साथ पूरी सरकार और पूरी मशीनरी जुटी है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण माफिया पर एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ क्राइम एंड ऑर्डर बिगड़ने की वजह से बड़ी वजह भूमि विवाद पर भी नकेल कसने की तैयारी है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समारोह में 48 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। रोजगार की बहार जारी रहने पर खुशी जताई, साथ ही इस मौके पर माफिया को भी खुली चुनौती दे दी। जो सुशासन है इसको और आगे बढ़ाना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अभी जो हमारे मजिस्ट्रेट है उनसे विशेष तौर पर आग्रह करके हमारी जिले की पुलिस जो स्पीडी ट्रायल चलाने का काम किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाए। इसलिए कोई भी माफिया किसी भी स्तर पर इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे और सख्ती से कार्रवाई करने का काम करेगा। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और भूमि राजस्व सुधार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय कुमार सिन्हा के भी माफिया के प्रति तल्ख तेवर दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विजय सिन्हा ने भी भूमाफिया को चेतावनी दी। सफेद पोश लोग जिनकी माफिया के साथ साठगांठ है उन्हें आगाह किया और अधिकारियों को भी सतर्क होकर काम करने की नसीहत दी। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। बिहार में सरकार के गठन और नीतीश कुमार के फिर से कमान संभालते ही माफिया को खुली चेतावनी जारी कर दी गई है। क्राइम कंट्रोल करने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में सबसे बड़ी बाधा माफिया ही माने जाते हैं, जो सफेद पोश के साथ मिलकर हालात बिगाड़कर लाभ पाने में जुटे रहते हैं। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम की माफिया को खुली चेतावनी ये बताने के लिए काफी है कि बिहार से अब जल्द ही माफिया भागते नजर आएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में प्रचंड बहुमत से नई सरकार बनी है और नई सरकार का फोकस रोजगार और उद्योग पर है और उद्योग को लेकर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर चाहिए, तो सरकार इसको लेकर लगातार काम भी कर रही है। और ऐसे में बिहार में 3 तरह के माफिया हैं: जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया। कानून व्यवस्था की स्थिति इन्हीं के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और इसीलिए माफिया को डिप्टी सीएम की चेतावनी मिली है कि माफिया पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, यानी कि इन माफियाओं के दिन अब ढलने वाले हैं। चूंकि बिहार के डिप्टी सीएम ने यह फैसला ले लिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी और इस बार उद्योग पर खास तौर पर सरकार का फोकस है। उद्योग लगाने में कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और सरकार इसी को लेकर लगातार काम कर रही है। और बिहार में हमने आपको बताया कि 3 तरीके के माफिया हैं: जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया। इन तीनों को खत्म करने की पूरी कोशिश में सरकार लगी हुई है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।